नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक और चुनावी सीजन की शुरुआत हो रही है और ये चुनावी सीजन भाग 2, जिसमें कि तय होगा कि पहले राउंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, लेकिन दूसरे राउंड में आखिर क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है झारखंड में, क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। वैसे पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने ही बाजी मारी, ऐसा कहें क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव है उसे तो इंडिया गठबंधन ने जीता है और बुधवार वहां पर शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद होंगे। ओमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे, 2018 से सरकार नहीं थी, जहां पर 370 के खात्मे के बाद से एक अव्यवस्था का आलम था, वहां पर अपने आप को संभाल कर चुनाव लड़ना और फिर इतने आंकड़े ले आना कि अपनी सरकार बने, ये छोटी बात नहीं थी। मैं जम्मू कश्मीर गया, चुनाव कवर की और बहुत जगहों पर घूमा। लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किससे वो बात करें, इसकी एक समस्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को उन्होंने चुना है। और ऐसे में जबकि राज्य बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर के सामने और उमर सरकार के सामने, उमर अब्दुल्ला के लिए टास्क बड़ा सीधा है। पहले तो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिलवाइए, चाहे उसके लिए आप प्रेम से, प्यार से या फिर नाराज़गी जताकर केंद्र से, लेकिन प्राप्त करें। और उसके बाद फिर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं लोगों की, मैंने पाया वहाँ लोग बोलते हैं बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठंडा प्रदेश है, जाहिर है कि वहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा है, और अगर बिजली की खपत ज़्यादा है और बिजली के मीटर भी तेज़ चलते हैं, उनकी शिकायत है, अगर वो न भी चलते हों तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो क्या उसमें कोई मदद मिल सकती है? हर जगह बिजली माफ़ की बात हो रही है, वहाँ भी हुई है, तो कैसे उसको घटाया जा सकता है? रोज़गार की समस्या भी है और यह तमाम सवाल खड़े होंगे जब सरकार बनेगी। शुरुआत भी एक बार जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही उमर करने जा रहे हैं, बैठक भी बुधवार से ही शुरू हो जाएगी। तो एक एक की बाजी कह लें। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, हरियाणा जीत बहुत बड़ी थी। यकीनन बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं जीतेगी, लेकिन उसने हार के मुंह से जीत निकाल लिया। जैसे कि कहते हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने जीत के मुंह से हार निकाल ली, वहाँ पर जिस तरह का उसने चुनावी कुप्रबंधन कर दिया, अव्यवस्था हो गई। जो बातें डिबेट है ईवीएम और वो तो अपनी जगह है, लेकिन वैसे भी जिस तरह से वो गलत उम्मीदवारों के चयन को आगे रख करके लोगों ने देखा, किस तरह से आपसी नेताओं के ईगो का टकराव और ढंग के उम्मीदवार को टिकटें नहीं दी गई, और 7-8 जगहों पर देखा गया कि जो उम्मीदवार लायक थे, जी टिकट पाने लायक, भारतीय जनता पार्टी को सही टक्कर देने लायक, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और टिकट उन्हें दे दिया गया जो कि बहुत ही कमज़ोर थे। ये कौन कर रहा था? और ऐसे 7-8 सीट हैं, फिर बागी खड़े हो गए तो कई सीटें इस तरह से हारे। मात्र 22-23 हज़ार वोटों का फासला कांग्रेस और बीजेपी में है, जिसने कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दी है। जीत तो जीत होती है, बहुत बड़ी जीत है, वरना अगर न जीतते तो आज जब चुनाव घोषित हुए हैं तो इंडिया गठबंधन बहुत ज़बरदस्त खुशी के साथ और आत्मविश्वास के साथ इन चुनाव में जाता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तुरंत उम्मीदवार घोषित करना चाहती है। उसने सीईसी यानी कि जो उनकी केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी बैठकें भी शुरू कर दी हैं और तुरंत वो चाहते हैं कि लिस्ट निकालें, अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बीच जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के 10 क्रूशल उपचुनाव सहित 48 उपचुनाव, जिसमें बिहार में 4 और राजस्थान में 7, पंजाब में 5, मध्य प्रदेश की 2, इस तरह से 48 विधानसभा सीट और उसके अलावा 2 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड।
महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी घोषित हो गए हैं। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, उसके पहले 20 और 13 को मतदान होगा और ये मतदान, ये नतीजे एक बार फिर तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, जिससे उबरने में हरियाणा की जीत ने उसकी मदद की है, क्या वो एक फ्लूक भर था? क्या वो यूं ही जीत मिल गई थी? उत्तर प्रदेश में 63 सीटें घट गई थीं अगर भारतीय जनता पार्टी की, या फिर कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में कुछ करामात दिखा पाएगा? दोनों जगहों पर जो टक्कर है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। पर सबसे ज्यादा ध्यान इस बात को लेकर है कि आखिर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं। ये 10 विधानसभा सीटें जो कि खाली हुई हैं, किस वजह से खाली? वो इसी वजह से हुई हैं कि वहां पर 9 सीटों पर विधायक सांसद बन गए हैं। जाहिर है चुनाव तो होना है, होने जा रहा है। एक सीट ऐसी थी जिसमें कि जो विधायक हैं वो कन्विक्ट हो गए, सीसामऊ के इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के विधायक। तो अगर कन्विक्ट हो गए तो जाहिर है कि चुनाव होगा, तो चुनाव वहां हो रहा है। 10 में से 9 सीटें घोषित हो गई, एक सीट घोषित नहीं हुई। और कौन सी सीट? वो सीट है अयोध्या के बगल में पड़ने वाली सीट मिल्कीपुर, फैजाबाद जिला। आप पूछेंगे कि इसमें क्या खास है? खास यही है कि मिल्कीपुर से जो विधायक थे, उन्होंने अयोध्या की सीट पर, या फैजाबाद की सीट पर कह लीजिए, जिसमें अयोध्या आता है, वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा हार गए और आपने देखा होगा कि कितनी जबरदस्त किरकिरी हुई भारतीय जनता पार्टी की। भले ही उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन आज तक वहां से अवधेश पासी जो जीते, वो एक मैस्कॉट, एक प्रतीक, एक सिंबल बन गए हैं, जो कि रह रह कर किरकिरी होती है भारतीय जनता पार्टी की कि आपने इतना भव्य मंदिर बनाया प्रभु श्री राम का, लेकिन हार आपकी कहाँ हुई? अयोध्या में ही हो गई। और सीट अयोध्या के बगल में मिल्कीपुर की, और मिल्कीपुर से वही अवधेश पासी फिर चुनाव मैदान में हैं। उम्मीदवार इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद लगेंगे जोर से, अवधेश प्रसाद, और उनका दावा था कि फिर हराएंगे। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कुछ पेच भिड़ाया है? क्या उसे घोषित नहीं होने देने के लिए कोशिश की गई है? समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसने चुनाव टलवा दिया वो लड़ाई हार गया। अब चुनाव कराना नहीं कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कहीं चुनाव होनी है या नहीं होनी है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि जिसने चुनाव टलवा दिया, और जाहिर है कि वो इशारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव टलवा दिया? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो है नहीं ये। प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं होता है, परोक्ष क्या होता है उस बारे में हम आप जानते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मिल्कीपुर की जो सीट है वो प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। मिल्कीपुर में एक दूसरा पक्ष ये है कि अवधेश प्रसाद का जो कैंडिडेचर था उसको चैलेंज किया था। वहाँ एक प्रत्याशी हैं गोरखनाथ, उन्होंने गोरखनाथ से, गोरखपुर से कंफ्यूज मत होइएगा, गोरखनाथ वहाँ एक प्रत्याशी थे, उन्होंने चैलेंज किया था। अवधेश पासी जब जीते थे 2022 में, अवधेश प्रसाद जब वो जीत कर आ गए, तो जो विरोधी पक्ष के उम्मीदवार थे उन्होंने अवधेश प्रसाद के खिलाफ जो खड़े हुए थे, उनमें से एक थे गोरखनाथ। उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें अपने एफिडेविट में कही हैं जो गलत हैं। इतना ही नहीं, जो एफिडेविट भी बनवाई है, जिस नोटरी से बनवाई है, वो नोटरी भी नोटरी है ही नहीं, फर्जी है। अब इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। उन्होंने वाद अदालत में दायर किया हुआ है केस, और इसी केस को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अभी इस वक्त चुनाव नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन के
नतीजे आए थे, यानी कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, उससे जुड़ा हुआ लंबित मामला अभी अदालत में है। पहली बार इस तरह का कुछ सुन रहा हूं कि मामला चूंकि लंबित है, इस कारण से चुनाव नहीं होंगे। हालांकि तमिलनाडु में भी ए राजा की सीट देवीकुलम है, शायद वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि मामला लंबित है वहां को लेकर के भी। अब जो भी हो, मामला लंबित तो बहुत जगहों पर होता है, लेकिन वहां तो चुनाव होते हैं। और यही प्रश्न समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं फखरुल चांद, उन्होंने उठाया है कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर आप चुनाव करा सकते हैं, वहां भी मामले लंबित हैं पिछले चुनाव में जो जीते थे उनके खिलाफ, जैसे यहां पर अवधेश प्रसाद के खिलाफ, वहीं वहां इरफान सोलंकी के खिलाफ। इरफान सोलंकी की सदस्यता खारिज भी हो गई, मामले उनके खिलाफ भी थे, सदस्यता भी खारिज हो गई। लिहाजा वहां पर आपने कैसे घोषित कर दिया चुनाव? सीसामऊ पर भी केस था और अयोध्या में अगर मिल्कीपुर में केस था, तो इसको आपने कहा कि नहीं, केस के कारण नहीं हो सकता है घोषित, और वहां आपने घोषित कर दिया सीसामऊ में। यह कैसे हो सकता है? प्रश्न उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम कर रहा है, जो डरता है कि मिल्कीपुर में चुनाव न लड़ा जाए क्योंकि मिल्कीपुर में हार जाएंगे। कौन डरता है? अब अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं डरने वाले ने ही चुनाव टलवा दिया है। अब अखिलेश प्रसाद के तो जाहिर है कि दुश्मन, सियासी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि डर गया सो मर गया। मतलब कि अगर वो मिल्कीपुर में डर गए तो फिर अब क्या वो जीत पाएंगे चुनाव? अब सवाल यहां पर यह है कि पेच जो है मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराने का, वो सचमुच वही है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां का चुनाव टफ है, या फिर कुछ सियासी के अलावा कानूनी भी है? पेच क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि देखिए वहां से जुड़े हुए मामले लंबित हैं और इस कारण से चुनाव नहीं करा सकते हैं। वकील साहब गोरखनाथ जी के सामने आए, उन्होंने कहा कि हम अपना मामला वापस ले रहे हैं, हम अपना मामला वापस लेंगे और चुनाव हो वहां पर, इसके लिए मार्ग हम प्रशस्त कर देंगे। अब मार्ग अगर प्रशस्त कर देंगे तो चुनाव हो जाएगा। हालांकि थोड़ी देर के बाद उनका कुछ और बयान आ गया कि मामले को हम लड़ते रहेंगे, तो बात समझ में आ नहीं रही है। और सीसामऊ सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, बावजूद उसके कि वहां चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, और जहां चुनाव हो रहे हैं उन सीटों से ज्यादा ध्यान खींचने का मतलब वो मिल्कीपुर प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। चुनाव तो और भी जगहों पर हैं, झारखंड में तो पूरे राज्य का चुनाव है, महाराष्ट्र में तो पूरे राज्य का चुनाव है, उपचुनाव भी कई जगहों पर हैं। आप जानते हैं 48 सीट है, लेकिन मिल्कीपुर की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक असंतोष भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। वो असंतोष इस बात को लेकर के है कि मात्र 36-37 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें जीत पाई 80 में से उत्तर प्रदेश में। तो अगर मान लीजिए कि इतनी कम सीटें आई हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ चुकी है और उसका नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है उत्तर प्रदेश में, या फिर वो एक झटका भर था? ये तय होना है। विपक्ष कहता है कमजोर पड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इस बार के उपचुनाव में हम दिखा भी देंगे। लोकसभा भी हरा दिया था, विधानसभा के जो उपचुनाव है हरा देंगे। ये सेमीफाइनल है, 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, अगले विधानसभा चुनाव। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विरोधी, बाबा योगी आदित्यनाथ के विरोधी कह रहे हो, ऐसा नहीं है। इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक वर्ग है जो कह रहा था और दबी जुबान अभी कह रहा है। याद कीजिए, नतीजों के बाद जो खींचतान और हाहाकार और बवाल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के भीतर मची थी, सब कुछ सामान्य हो गया लगता है। लेकिन वो दौर कि पहले बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, फिर केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी आ रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में कौन किससे मुलाकात कर रहा है, और वो तमाम बातें। खैर, अंत में मामला सलट गया और चीज़ें ख़त्म
लेकिन ख़त्म होती हैं क्या राजनीति में चीज़ें? राजनीति में तो चीज़ें चलती रहती हैं। लिहाजा ये 9 सीट जो हैं ये भी बड़े प्रतिष्ठा की सीटें हैं। मिल्कीपुर तो है ही, और मिल्कीपुर आज नहीं तो कल होना ही है। अभी नहीं होगा तो दिल्ली के चुनाव के साथ हो जाएगा, और ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली के चुनाव फरवरी में ही तो हैं, जनवरी में घोषित भी हो जाएंगे। तो मिल्कीपुर तो उस समय चुनाव होगा ही। अयोध्या के सवाल पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को परीक्षा तो देनी है। लेकिन ये 9 सीट भी क्या हल्के हैं? जी नहीं, ये हल्के नहीं हैं। बात चाहे वो गाज़ियाबाद की हो, बात चाहे वो खैर की हो, बात चाहे वो मीरापुर की हो, कुंदरकी की हो, बात चाहे वो फूलपुर की हो, बात चाहे मझवा की हो, बात जितनी भी सीटों की है वो सब की सब सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं फिसलती है तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने वाले अपनी तलवार लेकर तैयार हैं। बहुत ज़्यादा हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव भी हो रहा है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि कहीं ये भी किसी मंशा से तो नहीं हो रहे हैं, या फिर स्वतः स्फूर्त हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। तमाम प्रश्न हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इन सवालों का जवाब नतीजों में आ पाता है क्या, या फिर नतीजे नए सवाल लेकर आते हैं। देखेंगे। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और इस तरह की खबरें आपको हम लगातार देते रहेंगे। अपने कमेंट्स ज़रूर हमें लिख करके बताइए। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो, ये भी बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।